मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के त्रिविमीय ज्यामिति 3D जियोमेट्री की एक्सरसाइज 11.3 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे भी आप ज़रूर देख लें। उसमें मैंने 3 क्वेश्चन भी कराए हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट भी मैंने करवा दी थी वहाँ। आज हम यहाँ इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 खंड दिए हैं। मैं आपको एक खंड से इसको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन हल करने का मैं यहाँ प्रयास करता हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मैं ए को यहाँ ले रहा हूँ। 2x + 3y + 4z -12 = 0। ये लिया हमने समतल का समीकरण। इस समतल के समीकरण में अगर हमें इसको अभिलंब रूप का बनाना होता है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि कैसे इसको बनाते हैं। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो x का गुणांक है, y का गुणांक है और z का गुणांक है, इनके वर्गों के योग का वर्गमूल कर लेते हैं। तो 4, 9, 16 ये हो जाएगा √29। इस √29 से भाग दे लेंगे दोनों ओर समीकरण को भाग देने पर या भाग करने पर किससे? बिल्कुल सही समझे आप, √29 से। ठीक है, चलिए तो 2 के नीचे भी √29 आ जाएगा, 3 के नीचे भी आ जाएगा, 4 के नीचे भी आ जाएगा और 12 के नीचे भी आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस माइनस वाले को उधर लेके चले जाएंगे। बाकी को हम सेम लिखेंगे, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 12/29 √29। अब देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो आया है ये अभिलंब रूप आ गया, इसका अभिलंब, समतल का अभिलंब रूप। लिख भी देंगे कि यह समतल का अभिलंब रूप है, अभिलंब रूप है। और यदि अभिलंब रूप है तो इस अभिलंब के दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी कितनी है? तो देखिए इसके दिक् कोसाइन क्या होंगे, दिक् कोसाइन L, M और N ये होंगे 2/√29, 3/√29 एंड 4/√29। तो इसके LMN आ गए ये तीनों, और मूल बिंदु से दूरी लिख भी देंगे पूरा कि अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी, ये दूरी आ गई 12/√29, ये आ गई मूल बिंदु से दूरी। ओके, दूरी को किससे डिनोट करेंगे? तो R से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लंब के पाद के निर्देशांक। लंब के पाद के निर्देशांक, और ये आएंगे, देखो कैसे आते हैं, x = LR। याद आ गया आपके? मैंने सिद्ध कराया है, ये प्रूव करके बताया है, आपको समझाया है पिछली वीडियोस में। वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लें। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप कोई भी पार्ट इसका नहीं कर पाएंगे। y = MR और z = NR। तो x बराबर वैल्यू रख दो L की 2/√29 इंटू R की वैल्यू 12/√29, y की वैल्यू 3/√29 इंटू R की वैल्यू सेम रहेगी 12/29, और z की वैल्यू भी इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। n की जगह 4/√29 एंड 12/√29। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, इन दोनों की करेंगे 29 आ जाएगा 29,
वाई आएगा यहाँ से 12×36/29 और जेड आएगा 12×48/29। तो ये जो आए हैं ये क्या आए हैं? ये लंब के पाद के निर्देशांक है। लंब के पाद का बिंदु कर अगर पूछे तब बिंदु लिख दो, क्या दिक्कत है? तीनों को एक साथ में लिख दो फिर। 24/29, 36/29 और 48/29 कंबाइन करके लिखेंगे तो इसको बिंदु बोल देंगे, लंब के पाद के बिंदु। ठीक है, तो बताओ आप बी सी डी को कर लेंगे क्या? बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। तो पहला काम क्या करना है, जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं उनके वर्गों का योग करके वर्गमूल ज्ञात कर देंगे इतना काम। दोनों ओर से फिर समीकरण को भाग दे देंगे उसी से जो वो आएगा। भाग देने पर देखेंगे आपकी जो रूप आया है वहाँ से तो लंब के दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेंगे आप। ये और ये LMN है, ये R है, अलग अलग निकाल के रख लेंगे। निकाल के रखने के बाद में लंब के पाद के जो निर्देशांक होते हैं x बराबर LR, y बराबर MR और z बराबर NR। तो L और R की वैल्यू, MR की वैल्यू, NR की वैल्यू, x y z ज्ञात हो जाएंगे। तब हम लंब के पाद के बिंदु को भी लिख सकते हैं तीनों को कंबाइन करके। ओके, तो कर लेंगे। ठीक है, करिए ट्राई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए कि यहाँ दो खंड दिए हैं, एक खंड मैं करूँगा एक आप करेंगे। ठीक है, कर लेंगे ऐसा। निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। सदिश रूप भी चाहिए, कार्तीय रूप भी इसका चाहिए। तो देखिए ए को मैं कर रहा हूँ, बी करेंगे आप। ठीक है, कर लेंगे। चलिए फिर ठीक है, समझिए फिर। देखिए एक सूत्र आपको पता है कि बिंदु, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ये बेसिक मैंने बताया था। अब इसको भी अच्छे से पढ़ें तब जाके ये हो जाएगा। बिंदु ए से जाने वाले समतल पर जो सदिश n से लंब दिशा में हो, लंब दिशा में हो, तो सदिश रूप क्या बताया था मैंने? सदिश रूप कहा था R में से A घटाइए और डॉट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर n के साथ, तब जाके इसकी वैल्यू बराबर 0 आती है। ठीक है, तो ये समीकरण क्या था? ये था बिंदु A से जाने वाले समतल का समीकरण जो सदिश n से लंब दिशा में हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है क्या? हमारे पास एक बिंदु है 1 0 -2। अगर हम इसे सदिश रूप में व्यक्त करें तो 1 I हो जाएगा, 0 J हो जाएगा और -2 K हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम I -2 K भी लिख सकते हैं क्योंकि तो खैर 0 हो जाएगा J वाला। तो A पता लग गया। ये जो वेक्टर n है ये क्या है? ये वाला बिंदु वेक्टर n है I + J - K। A भी पता है, n भी पता है। ठीक है, अगर इतनी बात पता है तब हम समतल का समीकरण ज्ञात कर देंगे। समतल का समीकरण देखिए R, दोबारा फिर एक बार सूत्र लिख रहा हूँ। सूत्र लिखने में बार बार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और अच्छा लगेगा, इंप्रेसिव लगता है। R - A की जगह ये I - 2K, फिर ब्रैकेट बंद, और n है I J - K बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए R का डॉट प्रोडक्ट अलग से किसके साथ आ जाएगा? तो I + J - K के साथ भी आ जाएगा और माइनस करके इसके साथ भी आ जाएगा। I - 2K और I + J - K। ठीक है, देखो इसको तो हम सेम लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जहाँ चेंज कर सकते हैं वहाँ तो हमें करना ही पड़ेगा। इसमें कर सकते हैं I की I में गुणा, मतलब 1 I की 1 I में 1 ही आ जाएगा, और ये -2 की 1 में तो -2 बराबर 0। तब ये कितना बना? देखो K की K में करेंगे, माइनस माइनस के करेंगे तो ये प्लस ही होगा। ठीक है, हाँ अब देखो ये हुआ I + J - K और -3 बराबर 0।
अगर हम इसको यहीं छोड़ के आंसर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आगे हमें करना ही नहीं है, बस ये इसका आगे वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म ज्ञात कर दी है तो अब हम इसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कर लेंगे। कार्तीय रूप, कार्तीय रूप के लिए क्या करते हैं तो याद करो सूत्र को कि समतल का समीकरण, जहाँ क्या पता है, बिंदु पता है, जो x1 y1 z1 से गुजरता है, एक बात तो ये पता है, और वो जो लंब है, लंब के दिक अनुपात भी दिए हैं। दिक अनुपात कितने हैं तो a b एंड c। तब जाके सूत्र मैंने बताया था, लिखवाया भी था आपको कि a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन। इस वीडियो से पहले जो पार्ट 1 आया था उसमें सारी चीज़ें हैं, ध्यान से उसको भी एक बार पढ़ना है आपको। ये है, देखो यहाँ पे सारी चीज़ हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमें बिंदु पता है। बिंदु क्या है तो बिंदु है 1 0 माइनस 2, 1 0 माइनस 2 है। ओके, और लंब के दिक अनुपात क्या है, लंब के दिक अनुपात तो कहाँ से ज्ञात करते हैं, यहाँ से देखो, देखो i प्लस जे माइनस के है ना, तो 1 1 माइनस 1 आ जाएंगे यहाँ से, चाहे उसको लिख भी दो एक बार यहाँ से ना, इसके लिए 1 1 माइनस 1, ऐसे में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पता लग रहा है कि हाँ कहाँ से लिखा है आपने। दोनों चीज़ है, ये x1 है, y1 है, z1 है, ये a है, ये b है, ये c है। क्लियर होगी बात, ठीक है, सारी चीज़ है ना। ओके, a की जगह क्या लिखेंगे तो 1, x माइनस x1 की जगह लिखेंगे 1, फिर प्लस b की जगह लिखेंगे 1, y माइनस y1 की जगह लिखेंगे 0, c की जगह लिखेंगे -1, z माइनस z1 की जगह लिखेंगे -2 बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस 1, ये तो खैर प्लस y ही आएगा, यहाँ से -z और ये प्लस से माइनस हो जाएगा -2, तो ये हो गया, यहाँ से देखो x प्लस वाई माइनस जेड, और -1 -2 माइनस के 3 उधर जाके प्लस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो समीकरण बनी है वो ये समीकरण बन गई है। ठीक है, ओके। अगर हाँ इसका एक और दूसरा तरीका भी है, इतना लंबा अगर नहीं चलते ना, अब ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर मान लीजिए आपसे सदिश रूप ना पूछा जाए तब फिर आप क्या करें। अगर सदिश रूप से कार्तीय भी आपसे पूछा जा रहा है तब तो फिर बहुत ही आसान बन जाता है, क्योंकि हम फिर यहाँ पे वैल्यू भरते हैं। देखो उस तरीके से भी आप अगर समझना चाहते हैं कि अगर दोनों पूछें तब फिर इतना बड़ा ना करके सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि r को हम xi लिखेंगे, y को इसको पूरा xi yj और zk लिखेंगे, r को i प्लस j माइनस के -3 बराबर 0। तो देखो x की इसमें 1 में गुणा, y की भी 1 में गुणा, z की -1 में गुणा, और ये जो -3 है उधर ले जाके रख दो। तो फिर तो 2 ही लाइन चलनी है आपको, ये लिख के कि r वेक्टर r इक्वल टू दिस, तो दिस डॉट दिस माइनस समथिंग इक्वल टू 0, और बस गुणा करके लिख दो। तब फिर आपको इस सवाल में भी आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही करके दिखाना है, आपकी इच्छा है। लेकिन हाँ जब भी आपको केवल कार्तीय में पूछेगा तब जाके ये सारे काम करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। हाँ इसका सेकंड पार्ट आप कर लेंगे ना, ठीक है कर लेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। 3 बिंदु यहाँ दिए हैं, तो हमें समतलों का समीकरण ज्ञात करना है, इन तीनों बिंदुओं से गुजरना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपको एक सूत्र याद होगा कि ए बी सी क्या है, समतल के डायरेक्शन रेशियोज है, बिल्कुल सही समझ गए आप। दिक क्या है, दिक अनुपात है। ओके, दिक अनुपात। यदि हमें ये पता है तो एक बिंदु पता है, बिंदु क्या है x1 y1 z1,
तब अभी अभी हमने सूत्र लिखा था समतल का a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस कौन सी फॉर्म है ये, तो कार्तीय फॉर्म है, बिल्कुल सही है, कार्टेशियन फॉर्म है ये, y माइनस y1 c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, ये है। अब देखिए बिंदु कौन सा सबसे पहला ले लो, 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1 से जाने वाले समतल का समीकरण निकाल दो, सबसे पहला काम। देखो इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें चेक करने वाली बात होती है। क्या चेक करना है, देखना। हाँ, समतल का समीकरण क्या बनेगा, देखो यहाँ से, यहाँ हम भरेंगे x1 y1 z1 की वैल्यू, ये तीनों, x माइनस 1 y माइनस 1 और c z माइनस माइनस 1, ये आ गया। इसको हम कंबाइनली z प्लस 1 भी कर सकते हैं अगली लाइन में, है? कर लेंगे आप इतना काम, ठीक है। तो एक लाइन की बचत हो गई, इसको फर्स्ट लिख दो। फिर अब जो बिंदु b है, बिंदु b, इसको हम बिंदु a लिख सकते हैं। बिंदु ये है 6 4 माइनस 5, b है 6 4 माइनस 5 पर यह समतल स्थित है, चेक करेंगे, समतल स्थित है, ओके। अगर इस पर स्थित है तो इसका मतलब x y z की वैल्यू ये रखी जाएगी, ये हुआ इसका मतलब। तो रखो x की जगह 6 माइनस 1, y की जगह 4 और z की जगह यहाँ माइनस 5 बराबर 0। ये हुआ 5a, ये हुआ 3b और ये हुआ माइनस के 4c बराबर 0, ठीक है। अब एक और बिंदु दिया है, कौन से वाला, ये वाला, -4 -2 3, बिंदु c -4 -2 एंड प्लस के 3, यह भी समतल पर स्थित है, इसे भी चेक करो, समतल पर स्थित है। देखिए यहाँ पे जहाँ हम x y z 6 4 -5 रख रहे थे, इस बार हम इन तीनों को रखेंगे। तो -4 -1 -2 -1 और 3 -1, ये हुआ -5a, ये हुए -3b और ये हुए प्लस के कितने, तो वहाँ -1 था, अच्छा ठीक है, तो ये प्लस ही हो जाएगा फिर यहाँ भी, प्लस के 4c, हाँ ये ठीक है, बराबर 0। अब एक काम कर लेते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लेके उधर भेज लो, तो ये 5a माइनस का प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। देखो माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया 0 के पास। तो अब ये देखो समीकरण 2 और 3 एक जैसी बनी कि नहीं बनी, ये और ये समीकरण एक जैसी लग रही है आपको, लग रही क्या है ही ये समीकरण एक जैसी। अगर एक जैसी है तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 क्या है, समान है। अतः जब दो समीकरण समान आती हैं, इसका मतलब a b c के अनंत मान हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए दिए गए बिंदु संरेख हैं, दिए गए बिंदु संरेख हैं, ठीक है। एक रेखा से गुजरने वाले अनंत समतल हो सकते हैं। तो यहाँ कितने समतल बनेंगे, अनंत समतल, अनंत समतल बन सकते हैं। और जब अनंत समतल बनेंगे तो क्या समीकरण, फिर समीकरण भी कहाँ से आएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर बस इतना ही आएगा, कोई समतल का समीकरण यहाँ नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसका खंड बी भी कराऊंगा, कहाँ बनेगा कैसे बनेगा वो भी चीज़ देखेंगे। तो देखिए इसके बी पार्ट में ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु दिया है और ये सी दिया है। अब यहाँ से देखेंगे हम, सूत्र तो हम जानते हैं ना समतल का, समतल का समीकरण जब हमें दिक् अनुपात दिए हैं, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1।
ये है बराबर 0। तो पहले इसे भी चेक कर लेंगे, कहीं इसके तो अनंत नहीं है। देखो यहाँ पे बिंदु ए ले लो, पहले बिंदु ए समतल पर स्थित है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो a इंटू एक्स माइनस ए बिंदु को लिख दो यहाँ 1 1 0, पहले लिख दो। तो 1 और फिर y माइनस भी 1 और z माइनस आएगा 0 बराबर 0। ये आ गया, ठीक है। अब इसको लिख दो समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद बिंदु बी क्या है, देखो बी है 1 2 1, यह भी समतल पर स्थित है, तब समीकरण क्या होगी। इसका मतलब हम इन तीनों वैल्यूज को x y एंड z इनके पास में रख लेंगे, ठीक है। तब ये 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0 बराबर, ठीक है 0। तो ये हुआ, ये तो 0 बन गया, b प्लस सी बराबर 0, ठीक है। b प्लस सी बराबर 0 आ गया। अगर इसको इस प्रकार से लिखना है 0a करके, 0a प्लस b प्लस सी, ये होगी समीकरण 2। अब बिंदु c पर भी यही काम करेंगे हम। बिंदु c है -2 2 और -1 पर, यह होगी समतल पर स्थित है, समतल पर स्थित है। तब a इंटू -2 -1, b इंटू 2 -2 और c इंटू 1 -1 बराबर 0, ठीक है। ये भी चेक कर लिया। दोबारा देखो, यहाँ 1 2 1 भरे गए थे, तो यहाँ -2 और 2, ये 1 1 0 ही भरना है, 1 1 0 ही भरना है। बाकी 1 की जगह -2, 2 की जगह 2, ये ठीक है, और 1 की जगह ये -1 ये भरना है। तो ये हुआ -3a प्लस b एंड -c इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, अगर इसको प्लस करना चाहते हैं तो 3a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 भी इसको आप बना सकते हैं। ये होगी समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ से क्या सिस्टम बन के आएगा तीनों में। अब ये देखिए कि जैसे हम पहले खंड में कर रहे थे, क्या ये समीकरण और ये समीकरण बराबर आई है? नहीं आई ना, तो ठीक है, समतल का रूप हम बनाते हैं, समतल का समीकरण। अगर नहीं आई है तो ये बनाते हैं x माइनस 1, कौन से वाला है, a का गुणांक देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, a को विलुप्त कर रहे हैं हम यहाँ पे, x माइनस 1, यहाँ 0 और यहाँ 3, फिर वहाँ y माइनस 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, वहाँ z, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, और बराबर में क्या आएगा तो 0 आएगा। बस इस सारणी का मान निकाल देंगे हम। यहाँ x माइनस 1 बाहर लेंगे तो अंदर आएगा ये 1 प्लस 1, फिर माइनस y माइनस 1, ये हुआ 0 माइनस 3, और प्लस z, इसमें 0 माइनस 3, ये भी 0 माइनस 3 आ गया, ठीक है, 0, इसमें हुआ ये 0 माइनस 3, हाँ ठीक है जी, बराबर 0। x माइनस 1 की गुणा किस में, 2 में, y माइनस 1 की गुणा किस में, -3 में, और z की गुणा भी -3 में। तो ये हुआ 2x माइनस 2 और माइनस माइनस की प्लस 3y माइनस 3 और माइनस के 3z, सही करके लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस 3z, और 3 2 5 को उधर ले जाओ, बराबर में प्लस के 5 आ जाएंगे। तो देखिए ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर आपको डायरेक्ट करना होता है तो डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट सूत्र भी मैंने बताया है, कौन से वाला याद करो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1,
फिर x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। ये तो अगर आप इससे करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। और इस प्रकार हमने इसलिए किया है ताकि हम दो समीकरणों को चेक कर लें कि कहीं ये अनंत वैल्यू तो नहीं आ रही है। तो बस इतना काम आपको करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, समतल दिया है, द्वारा काटे गए अंतखंडों को ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सवाल है। एक सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, जब 3 अंतखंड दिए रहते हैं तो x बाई ए, y प्लस वाई अपॉन बी और z अपॉन सी इक्वल टू 1, ये अंतखंड रूप था, इंटरसेक्ट फॉर्म। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे हमें बराबर में 1 लाना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, 5 से दोनों ओर भाग दे देंगे। दोनों ओर भाग करने पर, क्योंकि 1 तभी तो आएगा, देखो 2/5x, y/5 और z/5 बराबर 5/5, यानी कि ये तो आ गया 1। लेकिन x भी हमें ऊपर चाहिए, बटे में जो भी पूरा है बटे में ले आओ। 2/5 को जब नीचे लाएंगे तो 5/2 बन जाएगा। y/5 ठीक है, लेकिन ये भी प्लस करो, z/5 नहीं बल्कि -5 लिखना पड़ेगा। तो ये जो रूप आया है, यही रूप क्या है, अंतःखंड रूप है। अंतःखंड रूप आ गया। और अगर बात करता है अंतःखंड आय क्या है, तो अंतःखंड आय है 5/2, 5 एंड -5। तो आप इसको समझ गए। इस फॉर्म में लाकर जो भी ABC की वैल्यू आई है वो आप लिख देंगे, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, कर देंगे बस। तो बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट पे आओ, 8वें पे। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y-अक्ष पर अंतःखंड 3 है। y-अक्ष का दिया है, जो तल ZOX के समांतर है। ओके, ZOX के समांतर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y-अक्ष पर अंतःखंड दिया है 3। लेकिन इस y-अक्ष पे अंतःखंड को बोलते क्या है, B बोलते हैं ना, याद है आपके। x वाले को A, y वाले को B और z वाले को C बोलते हैं। तो वह B बराबर 3 दे दिया इसने। अब समतल का समीकरण क्या आएगा, समतल का समीकरण जो तल ZOX के समांतर है, तो ये आया है क्या, y बराबर b सीधा, क्योंकि y-अक्ष पर है ना ये, इसलिए y बराबर b और b की वैल्यू आपके सामने 3। तो ये जो समीकरण आपके सामने आई है, आपका आंसर बन गया बस। अगर यही काम x-अक्ष पे होता तो x बराबर समथिंग आता, z पे होता तो z बराबर समथिंग आता। इसमें क्या दिक्कत है, बस हो गया सवाल। नेक्स्ट पे आ जाओ। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों दिस एंड दिस के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु दिस से होकर जाता है। ठीक है, तो आप सूत्र थोड़ा सा याद रखें, आपके दिमाग में होगी ये चीज़ कि समतल है एक समतल -4 बराबर 0 और x + y + z - 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, a + λd आ गया याद में। ठीक है, a + λd। तो भाई यहाँ पे देखो a क्या है, ये है 3x - y + 2z - 4 प्लस लैम्डा इंटू ये दूसरा समतल x + y + z - 2 बराबर 0। और बिंदु कहाँ से होकर जाता है, 2 2 1 से जाता है। बिंदु 2 2 1 से जाता है, अतः इसको संतुष्ट करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। किसको, समतल को, ये जो आया है ये वाला संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि x y z की जगह क्या लिखा जाएगा, 2 2 1 लिखा जाएगा। देखो 3 × 2 2, z की जगह 1 -4 प्लस लैम्डा इंटू 2 + 2 + 1 -2 बराबर 0।
3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 1 2 तो कट जाएगा, 2 1 3 हो जाएंगे बराबर 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। देखो 2 से 2 ये भी गया, 6 में से 4 गए 2 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर -2/3। ये जो लैम्डा का मान आया है हमें कहाँ रखना चाहिए, तो ये हमें यहाँ फर्स्ट समीकरण में रखना चाहिए, जो समतल यहाँ पे ला रहे थे हम। फर्स्ट में लैम्डा का मान रखने पर 3x - y प्लस 2z - 4 प्लस लैम्डा की जगह लिखेंगे बस अभी -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड -2 बराबर 0। अब यहाँ से इस पूरे के नीचे भी 1 मान के, यहाँ तो खैर है ही 3, लघुत्तम ले लेंगे 3 की इसमें पूरे में गुणा हो जाएगी, प्लस 2z -4 -2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड -2 बराबर 0। ये 3 0 के पास भेज देंगे, 3 3 9x -3y प्लस 6z -12 -2x -2y -2z प्लस 2 दूनी 4 और बराबर में 3 0 के पास चलाएगा। 9 में से 2 गए 7x, 3 और 2 5y, 6 में से 2 गए 4z और माइनस के 8 बचे बराबर में 0। अगर हम -8 को भी उधर भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक कोई टेंशन नहीं, भेज दीजिए आप उसको। भेज दिया, अब आप खुश है ना? ठीक है, आपकी खुशी में हमारी खुशी। तो यही आपके समतल का समीकरण बन गया जो उसने पूछा है। तो बताइए, भारी तो नहीं है, बहुत हल्का सा है, बहुत आसान है। और इसी प्रकार से सब आसानी क्वेश्चन है, बस जब पहली बार करते हैं तब जाके थोड़े से भारी लग जाते हैं। तो कोई ऐसी टेंशन है नहीं, आराम से इसको करते जाएं और अपनी स्टडी को एंजॉय करते जाएं। लाइक करते हैं इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू।